आप देख रहे हैं एक सुबह ऐसी भी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं एक नई पेशकश के साथ, जिसका शीर्षक है एक सुबह ऐसी भी। उम्मीद करते हैं हमारी बाकी कहानियों के जैसे आप इस कहानी को भी उतना ही प्यार देंगे। तो आइए देरी ना करते हुए चलते हैं कहानी की ओर। माँ, देखो अब तो टिकट भी बुक हो चुकी, अब तो मान जाओ। ये बोलते हुए माही का 16 वर्षीय बेटा मयंक अपनी माँ को मोबाइल पर ही कंफर्म टिकट दिखाता है। माही कुछ बोलती उसके पहले ही उसके 12 वर्षीय लड़की छुटकी अपने भैया की तरफ देखते हुए, सच में भैया, हो गई बुकिंग। अब माँ को कोई नहीं रोक पाएगा अपने प्रिया मिलन से। माही अपने दोनों बच्चों की तरफ देखते हुए, तुम दोनों को क्या हो गया है, क्या जिद लेकर बैठ गए हो। और छुटके तुम ये सब क्या बोल रही हो। पढ़ाई में तो मन लगता नहीं, हर वक्त फिल्मी ड्रामा करने से बाज नहीं आती तुम। मयंक खुशी से एक बार माँ की तरफ और एक बार छुटके की तरफ देखते हुए, माँ, कितना अच्छा लगेगा पापा को जब वो तुम्हें अपनी शादी के 20वीं सालगिरह पर अचानक से अपने दरवाजे के पास देखेंगे। पापा तो खुशी से पागल हो उठेंगे। हमारा ये सरप्राइज गिफ्ट पापा को कितना पसंद आएगा। तभी ड्रामेबाज छुटकी, वाह रोमांटिक सीन, बिल्कुल यश चोपड़ा की फिल्मों की तरह। माँ, पापा जैसे ही दरवाज़ा खोलेंगे ना, तुम सरप्राइज बोलना पापा को। काश पापा भी ये सॉन्ग करते, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। छुटकी और मयंक की बातें सुन माही, तुम दोनों को शर्म नहीं आती माँ के सामने ऐसा बोल रही हो। छुटकी, इसमें शर्म की क्या बात है, आजकल तो प्यार खुल्लम खुल्ला होता है। माही अपने पुराने दिनों को याद करते हुए, प्यार तो हमारे ज़माने में होता था, तीर नजरों से चलती थी, घायल ये दिल होता था। तभी मयंक, वाह माँ, क्या फिल्मी अंदाज में बोल रही हो। तुम अपनी इतनी अच्छी फीलिंग्स कहाँ छुपा कर रखती थी। मयंक की बातें सुन अपनी भावनाओं को संभालते हुए माही बात को घुमाते हुए, तुम दोनों ये क्या लेकर बैठ गए हो। तुम सब जानते हो कि तुम्हारे दादाजी और दादी जी की तबीयत बिगड़ी रहती है, कैसे छोड़कर जाऊँ मैं तुम सबको। माँ, कौन सा तुम साल भर के लिए जा रही हो, बस 1 महीने की तो बात है। ये लम्हा सिर्फ तुम और पापा के लिए है, जो एक साथ गुजारेंगे, ना कोई परिवार ना कोई जिम्मेदारी, बस तुम और पापा। तुम्हारे साथ बस कुछ पल जो सिर्फ तुम दोनों के होंगे। तभी माही की सास, जो कुछ दिनों से ही देख रही थी कि दोनों बच्चे अपनी माँ को उनके बेटे के पास भेजना चाहते हैं, मान जाओ माही, चली जाओ, मैं यहाँ संभाल लूँगी। माही कुछ बोलती उसके पहले ही उसके मुंह पर हाथ रखते हुए मयंक बोला, माँ, 2 दिन बाद की बुकिंग है, तैयार रहना। माही अपने मुंह से मयंक का हाथ हटाते हुए, इतनी जल्दी, तुम दोनों भी ना सोचने तक का भी समय नहीं देते। मयंक अपने मोबाइल की तरफ देखते हुए, माँ, इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में सिर्फ मोबाइल को ही सोचने दो, तुम बस तैयारी करो जाने की। अब तो सबकी बातें सुन माही का भी मन ही अपने पति अरुण की तरफ छूट रहा था। उसके पसंद के मोतीचूर के लड्डू बनाने लगी। माही के हाथों से बने मोतीचूर के लड्डू अरुण को बहुत पसंद है। अरुण की नौकरी दूसरे शहर में है, अच्छी पैकेज मिलती है अरुण को वहाँ। यहाँ उसका पुश्तैनी मकान है, जहाँ वो अभी अरुण के माता पिता और अपने बच्चों के साथ रहती है। जब माही ब्याह कर आई तो इसी पुश्तैनी घर में उसका स्वागत हुआ था। अरुण के साथ वो कभी वहाँ जा ही नहीं पाई। सास ससुर की देखभाल, फिर मयंक और छुटकी का जन्म, बस धीरे धीरे यही दुनिया बन गई उसकी। अरुण हर महीने अकाउंट में पैसे भेज दिया करता था। उसी पैसे से माही घर का खर्च चलाती थी। 4-5 महीने में अरुण का आना बस 2 दिन के लिए ही होता था। उस 2 दिन में भी सब उसे घेर कर बैठे रहते। माही और अरुण बहुत कम ही मिल पाते थे। आज माही पूरे मन से तैयारी कर रही थी अरुण के पास जाने की। मयंक उसे ट्रेन में बिठा दिया, एक बच्चे की तरह उसे पूरे रास्ते का डिटेल्स दे रहा था, क्योंकि अब अपनी माँ को इतने दूर भेजना, वो भी अकेले, एक डर उसे भी सताने लगा। मयंक, मैं बच्ची नहीं हूँ, वहाँ जाकर तुम्हें फ़ोन करती हूँ। माँ, मैंने एड्रेस तुम्हारे मोबाइल पर सेंड कर दिया है, ठीक वहीं जाना। माही अरुण की बेचैनी समझ रही थी। इतनी दूर माही को अकेले भेजने की जिद तो मयंक की ही थी, लेकिन अब उसकी माँ वहाँ ठीक से पहुँच पाएगी कि नहीं, इस डर से अब वो परेशानी में आ गया।
मयंक की आंखों के सामने से उसकी माँ की ट्रेन छूटने लगी। अब माही भी खुश थी। ट्रेन की खिड़की से ठंडी हवाओं के साथ उसके बीते हुए पल भी उसके साथ जाने लगे। आज भी वो पल उसी तरह सजे हुए हैं जैसे माही ने सजाए थे। इतने सालों में अब माही और अरुण इतने दिन एक साथ रहेंगे। टाइमिंग देख माही अंदाजा लगा चुकी थी कि जब वो अरुण के घर पहुंचेगी तब वो घर में ही होंगी। रात भी माही की आंखों आंखों में ही कट गई। सुबह 6:10 पे मयंक का कॉल आया। माँ, अब उतरने का समय हो गया है, तुम देख कर उतरना। एक ऑटो कर उसे उस एड्रेस पर चली जाना जो मैंने सेंड किया था। मयंक, तुम टेंशन मत लो, मैं वहां पहुंचकर तुम्हें फ़ोन करती हूँ। ऑटो पकड़ माही उस पते पर पहुंच गई। धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंची। जैसे जैसे माही दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी, उसके दिल की धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थी। खुशी, प्यार, स्नेह, घबराहट, शर्म और ना जाने कितनी भावनाएं उसके मन में एक साथ उमड़ रही थी। बेल बजाने से पहले माही ने अपना हुलिया अपने हाथों से ही ठीक किया। ठीक करते ही उसने बेल बजा दिया। एक बार बजाया तब भी अरुण ने आकर दरवाज़ा नहीं खोला। फिर उसने दोबारा बेल बजाया। कुछ देर में ही एक औरत जो चूड़ीदार पहनी हुई थी दरवाज़ा खोला। फिर अपने बालों का जूड़ा करते हुए माही से पूछने लगी, किससे मिलना है? माही ने फ़ोन पर एड्रेस को दिखाते हुए, जी, अरुण पांडे का घर यही है? वो औरत, जी हाँ यही है, क्या काम है आपको? माही, जी आप कौन? उस औरत ने अपना परिचय देते हुए जैसे माही पर बम फोड़ा। मैं उनकी पत्नी। माही जो ये सुनकर भी यकीन नहीं कर पा रही थी। तभी कमरे से कोई आवाज़ आई, निधि जल्दी आओ यार, कौन आया है? वो औरत जिसका नाम निधि था वहाँ खड़े जोर आवाज़ों से बोली, सुनिए जी, बाहर आइए, कोई मिलने आया है आपसे। निधि के इतना बोलने से ही माही की नज़र भीतर की तरफ अटक गई, ये सोचकर कि यह कोई और अरुण है। लेकिन किस्मत तब खराब निकली जब उसके सामने उसका खुद का पति खड़ा था। अरुण माही को देखते ही, तुम? बस इतना ही कह पाया कि उसके मोबाइल पर किसी का फ़ोन आता है। फ़ोन पर नाम देखकर ही अरुण का चेहरा बता रहा था कि ये फ़ोन मयंक का ही है। अरुण को फ़ोन कट करते देख माही बिना कुछ कहे वहाँ से निकल पड़ी। किस गली जाना है अब उसे नहीं पता था। आंसुओं की धारा जो कहीं भी टपक पड़ते थे उसे अपने आंचल से पोंछते हुए वो सूर जा रही थी जहाँ उसके कदम जा रहे थे। अंत में एक सुनसान जगह देखकर माही वहीं बैठ गई। तो पर शांति से बैठ के कुछ देर सांस लेना चाहती थी, लेकिन मयंक का कॉल था कि बजे ही जा रहा था। माही की हिम्मत नहीं थी कुछ बता सके उसे, लेकिन बात तो करनी ही थी उसे। अपने आंसू को पोंछ अपने बोतल से पानी पीकर अपने गले की आवाज़ को नॉर्मल करते हुए फ़ोन रिसीव किया। क्या माँ, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो? सॉरी माँ, मेरी वजह से तुम परेशान हो रही हो। मेरा ऐसा सरप्राइज़ नहीं देना चाहिए था पापा को। पापा से अभी बात हुई मेरी, वो तो दूसरे शहर गए हैं काम से। माँ, तुम जो भी टिकट मिले फ़ौरन चली आओ उसमें बैठकर। माँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। माही बस मयंक की बातों पर हाँ ही कर पाई। गले से उसकी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। मयंक ने तो फ़ोन कट कर दिया, लेकिन कुछ देर पहले जो उसे सरप्राइज़ मिला तो उसे कैसे भूलती। कितनी आसानी से अरुण ने भी छोटा बहाना बना दिया। लेकिन वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी? एक सरप्राइज़ देने आई थी अरुण को अपनी 20वीं सालगिरह पर, लेकिन यहाँ तो अरुण ने ही उसे रिटर्न सरप्राइज़ गिफ्ट दे दिया। उसे इतने सालों में कभी भी अरुण की बातों से ऐसा कुछ नहीं लगा। अपने सास ससुर को जिसके साथ रहते रहते इन 20 सालों में गहरा रिश्ता जुड़ चुका था। घर परिवार बच्चों के चलते चलते माही जिम्मेदारी में खोने लगी। कभी खुद पर ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी एक अलग दुनिया भी है। लेकिन वो जिससे जुड़ी है वो भी तो अरुण की ही दुनिया थी। तो फिर अरुण ने ऐसा क्यों किया? अरुण का मन उससे ऊब चुका था तो कभी बताया क्यों नहीं? हर कोने से मोटापा बढ़ रहा था, लेकिन अरुण को तो कुछ और चाहिए था जो उस निधि में है, एकदम सुराही जैसा फिक्र। वो तो बस एक बोझ बन चुकी है शायद अरुण पर, लेकिन मयंक को छुटकी की जिम्मेदारी तो अब भी वो ही उठा रहा था। ये सोचकर ही तभी मयंक का फ़ोन आया। माँ, तुम्हें टिकट मिला? माही खुद को संभाल झूठ बोलते हुए, बेटा लंबी लाइन है, मिल जाएगी, तुम टेंशन ना लो, मैं अभी टिकट के लाइन में ही हूँ। उसके बाद ख़त्म होते ही कुछ फटे पुराने कपड़े पहने कुछ बच्चे उसके पास आकर खाने के लिए कुछ मांगने लगे। तभी माही को याद आया कि उसके बैग में मोतीचूर के लड्डू रखे हैं जो अब शायद किसी को उसकी ज़रूरत नहीं थी।
उसने उस बच्चों को वो लड्डू दे स्टेशन की तरफ बढ़ने लगी। सफर के बाद घर पहुंचते ही दरवाजे पर ही मयंक अपनी माँ को गले लगाते हुए, थैंक गॉड माँ, तुम सही सलामत आ गई। तभी मायूसी से छुटकी अनजाने में ही माँ पापा को सरप्राइज देने गई थी, लेकिन खुद ही सरप्राइज हो गई। मेरी ही गलती थी कि मैं ये सरप्राइज का प्लान कर दिया। माँ ही अभी तक ठीक से घर के भीतर भी नहीं घुसी थी और सबकी नजरों से खुद को बचाने के भरसक प्रयास कर रही थी कि उसकी सास बोल पड़ी, मेरा मुन्ना सारा दिन इस घर की जिम्मेदारी के लिए बेचारा इधर उधर के धक्के खाता फिरता है, सुकून से घर की रोटी भी उसे नसीब नहीं। सबकी बात और उनके प्रति सबका विश्वास देखकर अब माँ ही खुद के आंसू को रोक नहीं पा रही थी। सबके सामने तो संभाल लिया, लेकिन अब बर्दाश्त के बाहर था। सामान रखकर वो बिना किसी के कुछ बोले बाथरूम में घुसकर नल के पानी को छूटते हुए अपने आंसुओं को उसी पानी के साथ बहाने लगी। माही ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया, लेकिन कब तक वो खुद को बाथरूम में छुपाती? क्या खुद को कहीं पर भी बंद कर किसी याद या बात को दिमाग से निकाला जाता है? नहीं, मेरे ख्याल से भी नहीं। कोई कहीं भी छुप जाए, कितना भी दूर क्यों ना चला जाए, जिससे हम बचकर भागना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो हमेशा हमारे साथ रहती है। बंद कमरे में भी वो आपका साथ नहीं छोड़ती और भीड़ में रहने के बावजूद भी आप उससे नहीं भाग सकती। आज ऐसी ही स्थिति माही की भी थी। सबकी नज़र से छुपकर माही बाथरूम के नल के पानी से अपना मुंह पर पानी के छींटे डाली जा रही थी, लेकिन आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी और उनका इतना बड़ा धोखा उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो भी चिल्लाना चाहती थी और उनसे कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन कुछ कर नहीं पाई। उल्टा घर लौट कर आ गई। उसके जीवन के 20 साल कोई मामूली नहीं होता, किसी के जीवन में इतना लंबा सफ़र। और उनसे दूर होने के बावजूद माही ने पूरी ईमानदारी से अपने जीवन का बहुमूल्य समय इस घर को दिया था। अपने प्यार से इस मकान को घर बनाया, एक एक ईंट में प्यार का एहसास जगाया। आज सब उसे सिर्फ दीवारें ही नजर आ रही थी, जिस दीवार पे न जाने कितनी यादों को समेट कर सजाया था। एक सेकंड में उसे सब पराया लगने लगा। अपनी माँ को इतनी देर बाथरूम में घुसा देख मयंक बाहर से बोला, माँ क्या कर रही हो इतनी देर, तुम ठीक तो हो ना? माही की आवाज़ गले से बाहर नहीं आ पा रही थी। मयंक को बोलना तो चाहती थी कि ठीक हूँ, लेकिन आवाज़ निकले तब ना। कुछ देर बाद भी आवाज़ न आने पर मयंक फिर से बोला, माँ तुम ठीक हो? माही दरवाज़ा खोलते ही थोड़ा गुस्साई से बोली, क्या बचपना है मयंक? थकावट महसूस कर रही थी, इसीलिए सर पर पानी दे रही थी, चैन से सांस भी नहीं लेने देते। लेकिन मयंक को अपनी माँ की बात पर कुछ खटका लगा। फिर खुद को समझाते हुए कि थकान तो हुई है माँ को, माँ के पास जाकर बोला, माँ चलो मैं तुम्हें ब्लैक कॉफ़ी बनाकर पिलाता हूँ, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। माही ने भी मना नहीं किया। उसका भी मन और जिया दोनों ही जल रहा था। वो आंखें मूंद कर अपनी पलंग पर लेट गई, लेकिन अरुण और निधि का चेहरा देखते ही आंख खोल देती। कुछ देर में मयंक भी ब्लैक कॉफ़ी लेकर आ गया। अपनी माँ के पास बैठते हुए बोला, ये लो माँ, ये कॉफ़ी पी लो, मेरी वजह से तुम्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ी ना। मयंक को ब्लैक कॉफ़ी काफ़ी हद तक पसंद है, खुद भी जब बनाता है तो अपनी माँ को भी देता है। मयंक की बात सुनकर भी माही ने चुप रहना ही बेहतर समझा। जानती थी कि उसके कुछ बोलने से पहले ही उसके आंसू उसका साथ ना देकर बाहर निकल जाएंगे। माँ की थकान को सोचकर मयंक वहाँ से अपनी माँ को कमरे में अकेले आराम करने का बोलकर चला जाता है। आराम अब माही को कैसे करती अब वो आराम? दिमाग पर जोर देते देते दिमाग फटने को तैयार था। नींद आंखों से कोसों दूर थी। मयंक तो समझदार था, लेकिन छुटकी वो तो माँ के पास आकर इधर उधर की बातें बताने लगती। माँ कुछ देर अकेली रहना चाहती थी, लेकिन बोल भी नहीं पा रही थी। इधर निधि का मुंह भी फूला हुआ था। अरुण ने कई बार उससे बात करनी चाहिए, लेकिन निधि ने उससे एक दूरी बना ली। वो समझ चुकी थी कि अरुण जब भी मुंह खोलेगा झूठ ही बोलेगा। 5 साल लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद मंदिर में अरुण के साथ 2 वर्ष हुए उसे शादी को। कितनी आसानी से वो अरुण के झांसे में आ रही थी, एक एक बात पर आंख मूंदे भरोसा कर रही थी। सुबह वो औरत कौन थी, ये पूछने पर बात को बहुत घुमाने के बाद अंत में अरुण को सच्चाई बतानी ही पड़ी। अरुण हर महीने घर में पैसे भेजते थे। ये बात तो निधि को पता थी, क्योंकि अरुण के मुताबिक उसके माँ बाप उसके एक रिश्तेदार के पास रहते थे। निधि ने कई बार कहा कि उसे भी अपने माँ बाप से मिलाओ, लेकिन अरुण ये कह देता कि तुम बंगाली हो, इसीलिए तुम मेरे माँ बाप को पसंद नहीं आएगी। निधि भी वहीं काम करती थी जहाँ अरुण काम किया करता था। दोनों की मुलाकात प्यार में बदल गई। 5 साल एक साथ रहने के बाद 2 वर्ष हुए उन्हें शादी को।
आज अरुण की हकीकत निधि के सामने थी, लेकिन निधि माही की तरह कमज़ोर नहीं थी। बड़ी आसानी से अरुण को धमकी देते हुए अपने सामानों के साथ वो घर छोड़ रही थी। आज की सुबह कितनों की जिंदगी से खेल गई। अरुण अपने सर पर हाथ पकड़ बैठ गया। बहुत मनाने की कोशिश की उसने निधि को, लेकिन सब बेकार। एक सेकंड में सब बदल गया। माही सबकी नज़र से खुद को बचाने की कोशिश करती रहती। 2 दिन बीतने को हुए, लेकिन माही की खामोशी एक ही तरह कायम रही। इस बात को कोई अगर नोटिस कर रहा था तो वो था मयंक। जब भी मयंक अपनी माँ से पूछता, तभी माही के अधर कांपते हुए कुछ बहाने बुनने शुरू कर देती। वो मयंक की नज़रों से दूर ही रहने का प्रयास करती। मयंक को बार बार यही लगने लगा कि ये उसकी वजह से ही हुआ है। उसने माँ के अंदर एक उम्मीद जगा दी पापा से मिलने की, जो पूरी नहीं हो पाई। शायद इसीलिए माँ दुखी है। 3-4 दिन बीते ही थे कि अरुण ने इस घर में कदम रखा। अरुण के पांव रखते ही उसके माँ पिताजी दोनों ने ही खुशी से आंख भर आई। छुटके भी पापा पापा की रट लगाए अरुण के आगे पीछे घूमने लगी। माँ तो माही से अपने बेटे की पसंद का कुछ बनाने का बोलकर लल्ला लल्ला कहकर उसके आसपास मंडराने लगी। बाबूजी ने शहर का हाल चाल पूछा। कुछ देर बैठने के बाद उठकर अपने कमरे में चले गए। अरुण ने अपनी तिरछी निगाहों से कई बार माही को देखना चाहा, लेकिन माही को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सबको व्यस्त देख अरुण माही के पास भी गया, लेकिन माही ने अपना रास्ता बदल दिया। आज उसने वही बनाया जो उसे और उसके बच्चों की पसंद थी। अरुण की माँ ने रात के व्यंजन को देख माही को कुछ खरी खोटी भी सुना दी कि इसमें से एक भी ऐसा कुछ नहीं है जो अरुण को पसंद है, लेकिन माही ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि एक माँ के लिए इतने महीनों बाद अपने बच्चे को देखने की खुशी क्या होती है, चाहे उसका बेटा उसके पास रहे या ना रहे। अरुण ने माँ बाप की परवाह और जिम्मेदारी माही ही उठाती रही। फिर भी अपनी संतान तो अपनी ही होती है, इसीलिए उसने अपनी सास से कुछ नहीं कहा। मयंक आज अपनी माँ के बदलते रवैये को देख रहा था। पापा के आने की खुशी में जिस माँ के हाथ थकते नहीं थे, हजारों पकवान बनाने में जैसे दिन रात निकल जाते थे, 2 दिन में ही जो माँ 6 महीने की कसर को पूरा करती थी, आज इतनी बदली बदली क्यों है। लेकिन मयंक ने अभी पूछना जरूरी नहीं समझा। वो जानता था कि उसकी माँ जो भी कर रही है, कुछ तो उसके पीछे बड़ी बात होगी। बस अपनी माँ के चेहरे को देखता और अपने पापा के चेहरे से कुछ आकलन करने की कोशिश करता कि कहीं दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं। रात के खाने के बाद अरुण जब जानता था कि माही इस कमरे में तो आएगी ही, तभी बात कर लूँगा, लेकिन माही के मन मस्तिष्क में तो कुछ और ही बात चल रही थी। अरुण कमरे में माही का वेट कर रहा था। छुटके भी अपनी दादी के पास चली गई सोने। उसे दादी के पास सोना ही अच्छा लगता था। दादी के पास उसे हजारों किस्से कहानियाँ जो सुनने को मिलते थे, और सबसे बड़ी बात, दादी अपने हाथों से छुटकी के सर पर अपनी उंगलियों से हाथ फेरती थी, जो छुटकी को बहुत पसंद है। मयंक भी अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगा। माही भी रसोई पर बिखरे बर्तन को धोकर सफाई करने लगी। सब काम निपटाकर माही मयंक के कमरे में जाकर बोली, मयंक, मैं आज यहीं सोना चाहती हूँ। ये सुनकर मयंक ने अपनी माँ की तरफ देखा। क्यों माँ, क्या हुआ? पापा से कुछ अनबन हुई क्या? इतना बोलने की देर थी कि माही की आंख आंसुओं से झरझर बहने लगी। बताओ ना माँ, कुछ बात है तो, जो तुम हम सबसे छुपा रही हो। क्या बात है माँ? माही ने अपने कांपते होंठ को दबा आंसू को रोकने की कोशिश करते हुए कहा। मयंक, मुझे सोने दो, लाइट ऑफ कर दो बेटा, सर दर्द से परेशान हूँ। मयंक अपनी माँ की दशा देख तो रहा था, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने माँ का कहना मान लाइट ऑफ तो कर दी, लेकिन दीन न माही को थी, न मयंक को, न अरुण को। उधर उस कमरे पर घड़ी की सुइयां देखता तो कभी दरवाजे की तरफ देखने में ही अरुण लगा हुआ था। बहुत देर बाद जब भी माही नहीं आई तो अरुण उस कमरे से बाहर खोजने लगा। कभी रसोई में देखता तो कभी बाथरूम की तरफ जाने लगता, लेकिन उसकी माँ के कमरे में तो माही जाएगी नहीं। उसे तो अंदाज़ा हो गया कि माही मयंक के कमरे में है। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो माही को बुलाए। मयंक के कमरे में माही अपने आंचल को अपने मुंह में दबाए हुई थी कि कहीं उसकी सिसकियाँ मयंक ना सुन ले। आज अरुण को देख उस दिन के घाव में फिर दर्द होने लगा। अब तक मयंक भी अंदाज़ा लगा चुका था कि माँ को कुछ तो हुआ है, जो बात भी बहुत बड़ी है। आज जो माँ उसको दिख रही है, उसने कभी ऐसा रूप अपनी माँ का देखा ही नहीं था। माही के पास हजारों सवाल थे, जिसका जवाब उसे चाहिए था। अरुण ने उसका भरोसा तोड़ा था। वो इस घर में अब रहना नहीं चाहती थी। अरुण जो दूर से उसकी और उसके बच्चों की जिम्मेदारी एक बोझ लिए उठा रहा था, उस बोझ का बोझ अब माही भी उठा नहीं पा रही थी। मयंक और छुटकी के भविष्य का सोच वो कुछ निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। इस उम्र में कौन उसे नौकरी देगा?
उसका जीवन तो रसोई में ही गुजर गया। इन दोनों बच्चों के साथ वो कहाँ भटकेगी। मायके में जाकर अपने सम्मान को भी खोना नहीं चाहती थी। जानती थी कि मायके 2 दिन के लिए ही ठीक रहता है। शादी के बाद पति को छोड़ बच्चों के साथ वहाँ रहना भी मुश्किल ही होगा। इन सब के बारे में सोचते हुए भी आज अरुण को सामने देखकर उसे कुछ एहसास नहीं हो रहा था। 20 साल का साथ, 20 साल का प्यार, 20 सालों का एक दूसरे पर भरोसा, जैसे इन हाथों से सब रेत की तरह फिसलने लगा। हजारों सवाल थे माही के मन में। इस सवाल के दर्द का जवाब भी अब उसे ही खोजना था। माँ को करवटें बदलते देख मयंक को अंदाजा हो रहा था कि उसकी माँ की आंखों में नींद नहीं है। कुछ बात है जो माँ को परेशान कर रही है, लेकिन माँ भी उसे बोलने के लिए तैयार नहीं है। जैसे तैसे रात गुजर गई। रोज की तरह आज भी माही के दिन की शुरुआत रसोई से हुई। अरुण जानता था कि माही घर में सबसे पहले उठती है। रात से इसी समय का वो वेट भी कर रहा था। अरुण माही के पास जाकर बोला, माही नाराज हो मुझसे। लेकिन माही के कान के दरवाजे भी बंद हो चुके थे। ने उसे 2-3 बार पुकारा, लेकिन माही अपने नित्य कर्म के काम करने में लगी हुई थी। 2 दिन हो गए अरुण को आए, लेकिन माही ने उसकी एक बात भी नहीं हो पाई। अरुण जानता था कि माही अभी गुस्से में है, इसीलिए सुन नहीं रही है। गुस्सा जब ठंडा होगा तो माही को उसके पास ही आना होगा। वैसे भी माही एक घरेलू महिला है जो सोच तो सकती है, लेकिन कोई फैसला नहीं कर सकती। इसमें और निधि में जमीन आसमान का अंतर है। दिन बाद अरुण तो चला गया, लेकिन ऑफिस में पहुंचकर आज उसे वहाँ का माहौल बिगड़ा दिखा। सब उसे बड़ी टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से देख रहे थे। अरुण भी सबकी नज़रों को घूरने लगा, लेकिन उस बात से ज़्यादा उसका ध्यान निधि के कैबिन में था। रोज़ की तरह वो ठीक आज भी वही थी, लेकिन आज कुछ अलग उसमें दिख रहा था। अरुण ने निधि के कैबिन में जाने का सोचा। एक अच्छा सा मौका देखकर चला गया उसके कैबिन के भीतर। अरुण अपने पति होने का हक दिखाते हुए बोला, निधि, ये क्या तुमने सिंदूर नहीं लगाया? और जो हाथों में शाखा पोला पहना था उसे भी खोल दिया। जानती हो इसका मतलब? निधि गुस्से से, मेरे कैबिन से बाहर निकलो तुम। अरुण बेशर्मी से, निकलूं मतलब? मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। तुम्हें इस रूप में देखकर सब क्या सोचेंगे हमारे बारे में? क्या सोचेंगे? जिसने भी मुझसे पूछा मैंने सबको बता दिया तुम्हारी असलियत। तुम एक धोखेबाज हो, ये सब जान गए हैं। अब अरुण को समझ आया कि उसे क्यों ऑफिस में सब ऐसे घूर रहे थे। अरुण, मुझे कुछ समय तो देती निधि। इतनी जल्दी कैसे तुम सब कुछ खत्म कर सकती हो? तुम्हारा पति अभी जिंदा है और तुमने ये सिंदूर मिटा दिया। निधि गुस्से से लाल होते हुए, अरुण, तुम्हारे होने या ना होने से मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अनजाने में ही एक औरत के सिंदूर और उसके भरोसे को छीना है। मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, नफरत के सिवा। मर चुके हो तुम मेरे लिए। निधि के इतना बोलने की देर थी कि अरुण ने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की गूंज से ऑफिस के कई स्टाफ वहां चले आए। सब निधि को संभाल रहे थे, तभी निधि ने भी सबके सामने अरुण को भी एक थप्पड़ रसीद कर दिया। सबके सामने ये भी कह दिया कि उस पर धोखाधड़ी का केस भी करेगी वो। यह देख वहां से अपने तेज कदमों से बाहर निकल गया। इधर पापा के जाते ही रात को जब सब सोने चले गए तो मयंक अपनी बेचैनी के साथ माही के पास जाता है। माही भी कमरे की लाइट ऑफ को कर आंखें बंद कर सोने की कोशिश करती है, लेकिन मयंक जानता है कि उसकी माँ की आंखें तो बंद है, लेकिन उनमें नींद की कोई गुंजाइश नहीं है। माँ, मयंक तुम अभी इतनी रात को? सब ठीक तो है बेटा? सब ठीक है माँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है। माही जानती थी कि मयंक क्या पूछने वाला है, इसीलिए बहाना बनाते हुए बोली, मयंक सो जाओ, रात हो चुकी है बहुत। माँ, मैं जानता हूँ न तुम सो पाओगी और ना मैं। उससे अच्छा है बात कर लेते हैं। माँ देखो, हमें जब भी कोई सवाल परेशान करता है तो हम भी तो आपके पास ही आते हैं ना, फिर उस समस्या का हल ढूंढते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो किसी बात से। मयंक के इतना बोलते ही माही खुद को संभाल नहीं पा रही थी। आंखों से पानी झरझर कर बहने लगा, होंठ कांपने लगे। बोलना तो चाह रही थी, लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही थी। अपने हाथों से एक बार आंसू पोंछती और जुबान बस तेरे पापा पर ही अटक जाती। हाँ माँ बताओ, पापा क्या? ये कहते हुए मयंक की आंखें बस अपनी माँ की जुबान पर अटकी थी, जो उसे रोता हुआ देख रहा था। मयंक इतना तो समझ ही गया कि ये बात बहुत बड़ी है और पापा से रिलेटेड है। अब उसके मन में भी अपने पापा के लिए कई प्रश्न घूमने लगे कि पापा ने आखिर किया क्या है जिससे माँ की हालत ऐसी हो गई है। कुछ देर में मयंक को पकड़कर मुश्किल से माँ ही बोल पाई, तेरे पापा ने हम सबको धोखा दिया है। सब आज मयंक के सामने था। जो भी माही ने देखा उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके पापा ऐसा भी कर सकती हैं।
बोलती हुई कितनी सिसकियां भर रही थी, लेकिन मयंक कुछ देर तक बिल्कुल शांत था। अचानक एक प्रश्न अपनी माँ के सामने रखते हुए बोला, माँ, तुम क्या चाहती हो वो बताओ। ये प्रश्न सुनकर मयंक माही की तरफ देखते हुए, मैं समझी नहीं। हाँ माँ, तुम क्या चाहती हो? ऐसे रोकर पापा के बिना बात किए दिन काटना चाहती हो कि कुछ सोचा है अपनी जिंदगी के बारे में? मयंक का प्रश्न सुन माही भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सच में वो क्या चाहती है। लेकिन मयंक की बातें सुन अपनी बात रखते हुए माही बोली, मैं अब तेरे पापा के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन तेरे दादाजी और दादी जी से भी एक गहरा रिश्ता है मेरा। उन्हें सच्चाई कैसे बताऊं? उन्हें छोड़कर जाना भी तो आसान नहीं है। इन दोनों की बातें कोई था जो सुन रहा था। अपने बेटे की धोखेबाजी और बहू का उनके प्रति प्यार और विश्वास सब उनकी आंखों के सामने था आज। माही रोते हुए बोली, मयंक, मुझे तो कुछ भी नहीं आता जिससे मैं तुम सबकी जिम्मेदारी उठा सकूं। मैं क्या कर सकती हूँ बता। मयंक के पास भी इसका जवाब नहीं था। कुछ बात कुछ फैसलों के साथ अधूरी रह गई दोनों के बीच। रोज की तरह माही सुबह अपने कामों में व्यस्त थी। अब नींद गायब थी तो मयंक की, क्योंकि वो अपनी माँ को उनके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की लड़ाई में उसका साथ देना चाहता था। लेकिन उसकी उम्र ही इतनी छोटी थी कि वो कुछ कर नहीं सकता था। इधर निधि के रवैये को देख माही का भरोसा जीतने की कोशिश करने फिर से अरुण ने घर आने का सोचा। निधि ने एक झटके में ही अपनी जिंदगी से उसका वजूद खत्म कर दिया था। लेकिन उसको माही पर पूरा भरोसा था कि वो निधि की तरह नहीं है। वह सोच विचार कर फैसला लेती है। मेरे पास आने को छोड़ उसके पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ उसकी थकान देखकर अपने आंचल से उसके पसीने पोंछने लगी। लेकिन उसके पिताजी को उनका आना पसंद नहीं आया, क्योंकि रात को उसके पिताजी ने ही अपनी बहू और पोते की बात सुन ली थी और उनकी नज़र अब माही के चेहरे पर थी। उसकी मांग अब भी सजी हुई थी लाल सिंदूर से। ये देखकर उनके चेहरे पर एक अहंकार की हंसी साफ झलक रही थी। और उनको देख मयंक और माही दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। उनके मनोभाव को देखते हुए उसके ससुर अरुण से बोले, यहाँ आज फिर अचानक आने की वजह? अरुण ने छूट का सहारा लेते हुए कहा, बहुत दिन हो गए अपने परिवार से दूर रहा हूँ। अब कुछ समय अपनी पत्नी और बच्चों को देना चाहता हूँ। लेकिन उसके पिताजी ने गुस्साई भरी नजरों से माही का साथ देते हुए कहा, सफाई से तुम झूठ बोल जाते हो। मेरा बेटा इतना नालायक निकलेगा कभी सोचा भी नहीं था मैंने। और उनकी माँ अपने पति की बातों पर गुस्सा होते हुए, काहे को हमारे अरुण को नालायक बता रहे हो? दिन रात वो अपना खून पसीना जलाता है, 2 वक्त घर की रोटी उसे नसीब नहीं होती। अब जब वो हम सबके साथ रहने आया है तो तुम सब ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? ससुर ने सबके सामने ही अरुण की असलियत सबको बता दी। मयंक और माही को समझ नहीं आया कि उन्हें कैसे पता। तब वो रात वाली सब घटना बताने लगे कि उन्होंने उन दोनों की बातों को सुन लिया था। अरुण भी कम नहीं था। आज उसने फिर घटियापन का परिचय देते हुए सबके सामने अपने बाबूजी से कहा, बाबूजी, आप इस गंवार औरत को पक्ष ले रहे हैं। इसे तो घर में बैठकर मगरमच्छ के आंसू बहाना ही आता है। आप भी शायद भूल रहे हो कि आपका सगा मैं हूँ, ये नहीं। अरुण के पिताजी, ये तो मेरी किस्मत है कि तुम मेरे सगे बेटे हो, शायद इसलिए अब तक यहीं खड़े हो। कोई और होता तो धक्के मारकर बाहर कर देता। अरुण झुंझलाते हुए, आपको अब ये प्यारी हो गई? प्यारी तो वो शुरू से ही थी, इसीलिए तो इसे घर की बहू बनाया था। लेकिन खर्चा तो मैंने उठाया ना इस परिवार का। अरुण, सोच समझकर बात बोला करो। मुझे अब भी पेंशन मिलती है। तुम जो भेजते हो ज़रा बहू से पूछना तो, उससे क्या सब सही से चल जाता है? कितनी बचत से ये इस घर का खर्च चलाती है। अरुण अपनी माँ की तरफ देखते हुए, माँ, देख रही हो पिताजी कैसे बात कर रहे हैं? इस औरत की तरफदारी कर रहे हैं। अरुण की बातें सुन माही ने मयंक को छुटकी के साथ बाहर जाने को कहा। मयंक के गर्म खून को माही पहचानती थी। अपनी माँ के बारे में अब शब्द सुन उसका खून भी खौल उठेगा। कहीं मयंक और अरुण में ही बहस ना हो जाए, इसीलिए उसे बाहर जाने को कहा। अपनी माँ की बात सुन मयंक चला तो गया, लेकिन उसका खून सच में खौल रहा था। अभी अपनी माँ पिताजी के इस पहलू से अनजान थी। कई प्रश्नों के साथ मयंक को परेशान कर रही थी। जज्बात में तुम उस इंसान के साथ गलत मत कर देना जिसने इस परिवार को अपने परिश्रम से सींचा है। तुम्हें आज तक एक गिलास पानी की ज़रूरत भी होती है तो तुम किसे आवाज़ देती हो, ये ज़रूर याद कर लेना। आंखों में फरीबी बेटे का पर्दा हटाकर सच का साथ देना। अपने पति की कठोर लेकिन सच्चाई भरी बातों को और उनकी माँ भी झुठला नहीं सकती थी। माही का एक एक कतरा पसीना बहा है इस परिवार में। अपनी माँ को इस तरह चुप देखते हुए अरुण बोला, माँ बताओ चुप क्यों हो? तुम मेरे साथ हो किस औरत के साथ? तब यार उनकी माँ उनके गाल पर एक थप्पड़ देते हुए, अरुण, क्या तब से औरत औरत लगा रखा है? माँ ही नाम है उसका कि ये भी भूल गए तुम? तुम्हारे बच्चों की माँ है वो।
अरुण तेजी से माही का हाथ खींचते हुए उसे कमरे में ले गया। आज माँ ने तुम्हारी वजह से मुझ पर हाथ उठाया। तुम अपनी औकात मत भूलो, मेरे टुकड़ों पर पलती हो तुम। अगर मैंने ये पैसा देना बंद कर दिया ना, तब समझोगी, यह कर सब निकल जाएगी। अरुण को ये बोलते देख माही मयंक के कमरे में चली गई। मयंक ने अपने पापा की बातों को सुन लिया था। अरुण की बातों से माही के आंसू बह नहीं रहे थे। आज अपने आत्मसम्मान की चोट को उभारने का वक्त था। उस इंसान के साथ उसका यहाँ रहना मुश्किल था। मयंक ने भी माँ से कुछ नहीं कहा। वो ठीक कर चुका था कि माँ जो भी फैसला करेगी वो उसका साथ ही देगा। अपनी माँ के आत्मविश्वास को टूटने नहीं देगा और न ही पिताजी के सामने हाथ फैलाने को बोलेगा। माही के साथ साथ अब मयंक भी अपनी माँ के लिए सोच रहा था। रात को अपने ससुर के कमरे में जाकर अपना फैसला सुनाती हुई माही बोली, बापूजी, अब इस घर में मेरा रहना नहीं हो पाएगा। मैं बच्चों के साथ जाना चाहती हूँ, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती। माही, ये क्या बोल रही हो बेटा? छोटी सी बात का बतंगड़ मत बनाओ। लड़का ज़ात है, वो बाहर रहता है। भूल हो गई उससे, भटक गया एक बार वो। औरत ज़ात का तो काम ही है पर्दे में अपने पति की भूल को छुपाओ, उसके साथ ही रहना। बापूजी, शायद मेरा जाना ही बेहतर होगा। ये कहकर बात को आगे न बढ़ाते हुए माही चली तो गई, लेकिन नींद किसी के भी आंखों में नहीं थी। तो दरवाज़ा खुला हुआ था। शायद अरुण जा चुका था। अरुण के जाने के बाद उसके ससुर ने माही को जाने नहीं दिया। बुढ़ापे में अपने पोता पोतियों से उसे दूर ना करने को कहा। माही रहने तो लगी, लेकिन अब उस घर को अपनाने में उसे दिक्कत आ रही थी। जिससे कभी एक गहरा रिश्ता कायम था, आज परायेपन का एहसास हो रहा था। उसके ससुर माही का उदास चेहरा देख उनकी तबीयत खराब रहने लगी। वो जानते थे कि माही कहीं वो अचानक निकलना उसके बच्चों को काफ़ी भारी पड़ेगा। उन्होंने मोह माया की बातों से माही को घर में रख तो लिया था, लेकिन अरुण के लौटने पर वो यहाँ नहीं रहेगी, ये समझ चुके थे। वो सब अपने में ही परेशान थी कि उनकी पड़ोसी, जिनसे उन सबका काफ़ी हद तक उठना बैठना था, माही के पास आते रहती थी, जो कि माही की उम्र की ही थी। माही के भोलेपन की वजह से कई छोटे मोटे काम करवा लिया करती थी। माही भी उसके हर काम बहुत ही सुंदर तरीके से करती थी। इस बार फिर से वो बोली, माही, मैं एक प्रॉब्लम में पड़ गई हूँ। माही, जिसने अरुण के करतूत के बारे में अभी तक बाहर वालों को नहीं बताया था, उसके सामने भी हिम्मत बांधे हुए बोली, अब किस प्रॉब्लम में फंस गई मेरी बहन? पड़ोसन, मेरी बेटी का जन्मदिन है कल, तुम्हें तो पता ही है। इस बार तुम ही खाना बना दो प्लीज़, क्योंकि जो खाना बनाने आती है वो इस शहर में नहीं है और इतनी जल्दी कोई मिल भी नहीं रही। तुम तो जानती हो कि मैं इतना कुछ संभाल नहीं सकती। 50 लोगों का खाना बनाना मुझसे नहीं होगा। मेरे हाथ का खाना तो तुम्हारे भैया को ही पसंद नहीं, तो उन सबको क्या खाक पसंद आएगा? अगर तुम बना दो तो। माही, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे घर में नहीं, अपने ही घर में बनाऊंगी, तुम ले जाना आकर। वो पड़ोसन में बहुत खुश होकर चली गई। माही के मन में अब एक नए विचार ने जन्म लिया। उसने मयंक को पड़ोसन वाली सब बात बताई और ये भी कहा कि अगर वो होम डिलीवरी का बिजनेस चला ले तो कुछ पैसे आ जाएंगे। मयंक, जो आज मोबाइल की हर टेक्नोलॉजी को जानता था, अपनी माँ की बात सुन अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया। अब उसका ध्यान अपनी माँ की बातों पर नहीं था, कुछ अलग ही करने की तैयारी में लगा हुआ था। दूसरे दिन जब उसकी माँ पड़ोसन के लिए रात के डिनर की तैयारी कर रही थी, तो उसने हर खाने के आइटम को अपने मोबाइल पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। माई अभी अनजान थी कि मयंक के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने बार बार पूछा कि उसे आज अचानक वीडियो की क्या सूझी, लेकिन मयंक ने बस यही कहा कि उसका मन हो रहा है आज वीडियो बनाने का। माही जानती थी कि मयंक मोबाइल में ही पड़े रहता है, इसीलिए उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सबने माही के हाथ के खाने की तारीफ कर रहे थे। सबके बातें सुन मयंक को एक उम्मीद नजर आ रही थी। वो रात में बैठकर कुछ न कुछ मोबाइल पर करने लगा। अब तो रोज़ की ही बात हो गई। मयंक को छुटकी रोज़ ही कुछ न कुछ फरमाइश करती कि ये बनाओ वो बनाओ। उसकी माँ जब भी बनाती बस मयंक उसे अपने मोबाइल में कैप्चर करता। माही अब अपने बेटे की इस नई हरकत से परेशान थी। उधर अरुण एक ही ऑफिस में निधि के साथ काम तो कर रहा था, लेकिन ऑफिस में अब उसकी कोई इज्जत नहीं बची थी। उस पर निधि के लगाए गए आरोपों का सामना करना पड़ रहा था। घर में पैसे भेजना तो उसने बंद ही कर दिया था, इस उम्मीद में कि कहीं ना कहीं पैसे के अभाव में माही उसके पास लौट कर आएगी ही। अचानक से एक दिन माही की सासू माँ अपने पति से बोली, 8 महीने हो गए उस बात को, लेकिन मेरा बेटा अभी तक घर नहीं आया, नहीं फ़ोन करता है। सर आप फ़ोन करके पूछ तो लीजिए। अपनी पत्नी की बात को सुन उसे गुस्से भरी नज़रों से देखते हुए, उसने कभी तुम्हारी परवाह की है? क्या बोलकर गया है कि हम उसके पैसे से खाते हैं? अपनी पत्नी बच्चे की जिम्मेदारी जो नहीं उठा सकता, उस नालायक इंसान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं।
अरुण ने माही को झुकने के लिए उनका खर्चा बंद तो कर दिया, लेकिन मैं माही को जानता हूँ कि उसके स्वाभिमान को ठेस पहुँचाई है तुम्हारे बेटे ने। मैंने माही के नाम से एक फ्लैट खरीदा है, अगर वो जाना चाहे तो जा सकती है, अब उसे नहीं रोकूंगा मैं। अपने पति की बात सुन जब अरुण की माँ चुप थी, वो रोज ही देख रही थी माही को। अरुण का माफ़ करना उसके लिए मुश्किल था। इस घर में उनकी जिद की वजह से तो रह रही थी, लेकिन अब बस एक जिम्मेदारी का एहसास था। सच भी है, मयंक को छुटकी की पढ़ाई लिखाई का खर्चा, उसके ऊपर भी तो खर्चा रहता है। कुछ महीनों से बहुत ही मुश्किल से कट रही थी उन सब की। पहले ही बचत से ही अब तक घर चलाने की कोशिश कर रही थी। एक दिन अचानक से नींद खुलते ही मयंक अपनी माँ को गले लगाते हुए उसका पागलपन देखकर सब पूछ रहे थे कि आखिर उससे हुआ क्या है। मयंक ने सबके सामने ही अपने मोबाइल को खोलते हुए दिखाया कि उसकी माँ की वीडियो फेमस हो चुकी है। अब उसके 11,000 सब्सक्राइबर्स हैं। माही को इस विषय में कुछ भी जानकारी नहीं थी। अपनी माँ के वीडियो में सब कमेंट को पढ़ मयंक उनको सुना रहा था। सबको उसकी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। उसे एक ब्रांड ने पसंद भी किया है। उसके अकाउंट में 3 से 4,000 रुपये जमा हो चुके हैं। मयंक की बात अब भी समझ नहीं आ रही थी। घर में सब मयंक की बात को सब समझना चाहते थे, लेकिन छुटकी के अलावा कोई समझ नहीं पा रहा था। तब मयंक ने बताया कि वो मम्मी की रेसिपी भारतीय व्यंजन का वीडियो बनाता है और उसे यूट्यूब फेसबुक पेज पर पोस्ट करता है। शुरू में ये इसलिए नहीं बताया कि पहले उतनी चल नहीं रही थी। इसको पॉपुलर होने का समय लगता है। इन 9 महीनों में ये गाड़ी चल पड़ी। अगर माँ इसी तरह वीडियो बनाती रही, नई नई रेसिपी देती रही, इस यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करेगी, तो माँ को इसके लिए पैसे मिलेंगे। आज माँ के अकाउंट में 3,000 आए हैं। अगर इसी तरह पसंद करने लगे लोग तो ये 25 से 30,000 भी हो जाएंगे। इतना बोलने की देर थी कि माही के आंसू झरझर बहने लगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो भी कुछ कमा सकती है, लेकिन मयंक ने उसके रास्तों में एक उम्मीद जगाई है। आज छोटी रकम ही सही, लेकिन ये उसकी खुद की थी। खुशी के आंसू बहते देख मयंक ने उसे गले लगा लिया। आज 2 वर्ष होने को है माही जो काफ़ी टाइम से अब वीडियो बना रही है। अब खुद मोबाइल में व्यस्त रहती है। उसने भी बहुत कुछ सीखा उससे, जिसकी वजह से अब पहले और अब की माही में काफ़ी बदलाव आए हैं। माही का पहनावा, उसका आत्मविश्वास पहले की अपेक्षा काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। माही का इस घर का खर्चा अब अच्छी तरह से चला रही है। मयंक को छुटकी की पढ़ाई भी अपने हिसाब से आगे बढ़ रही थी। फिर एक दिन दरवाजे पर दस्तक देख सबको हैरानी हुई। माही ने ही दरवाज़ा खोला। माही के बदलाव देख अरुण की आंखें फटी की फटी रह गई। जिस माही को वो जानता था और इस माही के चेहरे और पहनावे में काफ़ी अंतर है। माही ने जैसे ही देखा कि सामने अरुण है तो वो अपने कमरे में चली गई। अरुण की हालत बिगड़ चुकी थी। दुबला पतला शरीर, आंखें धंस चुकी थी। अपने बेटे की इस स्थिति को देख उसकी माँ उसे अपने कमरे में ले गई। जहाँ उनको देख उसकी माँ की आंखें नम थी, तो वहीं अपनी माँ की उजड़ी मांग को उसे समझते देर न लगी कि उसके बाबूजी नहीं रहे। उसकी माँ ने बताया कि उसने जो माही के साथ किया, उस सदमे को वो सहन नहीं कर पा रहे थे। उस गम के साथ उन्होंने दुनिया भी छोड़ दी। माही तो कब का घर छोड़ देती, लेकिन मुझे अकेले कैसे छोड़ती। तेरी गलती की वजह से तेरे बाबूजी ने अपना सब कुछ माही के नाम कर दिया है। लेकिन आज अरुण को इस बात का अफसोस नहीं था कि उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि उसे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। विधि ने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ना नौकरी रही, ना इज्जत। कई महीने जेल के सलाखों के पीछे गुजार कर आया है अरुण। आज ये बहुत शर्मिंदा है। उसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। माही जानती थी कि अपने बेटे की चाहत एक माँ कैसे भूल सकती है। अब उसका बेटा आ चुका है। अब इस घर में उसकी कोई ज़रूरत नहीं। शाम को मयंक और छुटकी के आने के बाद माही ने उस घर को छोड़ने का फैसला लिया। उसके सास ये सुनकर बोली, माही, मैं जानती हूँ कि तुम अरुण को माफ़ नहीं कर सकती। अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन अपने बाबूजी का आशीर्वाद लेते जाओ। माही समझ नहीं पा रही थी कि उसकी सास क्या बोलना चाहती है, लेकिन उसने एक चाबी माही के हाथ में रख दी, ये कहकर कि बाबूजी ने तेरे लिए एक फ्लैट खरीदा था और उनकी इच्छा थी कि कभी अरुण के आने के बाद अगर तुमने ये घर छोड़ा तो तुम उस फ्लैट में रह सकती हो। इन आँखों से अपने उस घर और सास से विदा ली। अरुण उसे पीछे से देखता रह गया, लेकिन उसे आज रोकने की हिम्मत उसमें नहीं थी। ये भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी थी, वो भी पूरे आत्मसम्मान के साथ।